हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में मैं निकुंज दुधात आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16 विच इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब भी हमारे दिमाग में ये नेचुरल रिसोर्सेज वर्ड आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, the naturally occurring resources which are used by human beings for various purpose are called natural resources। जो भी हमारे आसपास की चीजें जो हमें नेचर में से मिलती है, जो मैन मेड नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। और वही चीजों का यूज करके हम ह्यूमन बींग्स उसका वेरियस पर्पज के लिए यूज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो उसमें क्या क्या आता है? तो फर्स्ट है सॉइल, सेकंड है वाटर, थर्ड है फॉरेस्ट, फोर्थ है वाइल्ड लाइफ, फिफ्थ है कोल, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें नेचर में से मिलती हो। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द इंटरनेशनल नॉर्म्स टू रेगुलेट द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो CO2 है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से नॉर्म्स दिए गए हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट क्यों करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, और वो रीजन है, प्राइमरी रीजन है ग्रीन हाउस का। तो हमारे माइंड में फिर से क्वेश्चन आता है कि ये ग्रीन हाउस क्या है। तो मान लीजिए एक छोटा सा ऐसा हाउस है, और ऐसा यूज हम एग्रीकल्चर में करते भी है इसका यूज, ग्रीन हाउस का। तो जब भी सन रेज इसके अंदर आती है तो सन रेज जैसे आएगी वो क्या होगी, हीट रिफ्लेक्टेड होगी। लेकिन बहुत सारा पार्ट है वो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके अंदर आता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से अंदर जो प्लांट है उसको जो सस्टेनेबल एनर्जी है वो मिलती रहती है। तो CO2 का इंटरनेशनल नॉर्म्स है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है, द इंटरनेशनल नॉर्म्स टू रेगुलेट द इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड आर बेस्ड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल। तो जापान के क्योटो में एक सभी जितनी भी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, उसकी एक मीटिंग हुई थी in December 1997 at the city of Kyoto, Japan, and came into force on February 16, 2006। तो ये 1997 में प्रोटोकॉल पास हुआ था और वो अमल में आया 2006 में। तो 2006 के दिसंबर में टोटल 169 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया था। और ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, अंडर दिस प्रोटोकॉल इंडस्ट्रियलाइज countries must reduce their collective emission of carbon dioxide and other greenhouse gases to an average of 5% against 1990 levels। तो 1990s का जो लेवल था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके हिसाब से ये सभी कंट्रीज को 5% ऑन एन एवरेज हर साल एक ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसको कम करने हैं। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के 169 कंट्रीज ने साइन किया था दिसंबर 2006 में। तो वो इंटरनेशनल कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर से हमें तीन छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू रेगुलेट इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन क्यों जरूरी है? तो जैसे हमने पहले देखा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग which result into climate change, so it is necessary to regulate emission of carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस का एक मेजर प्रॉब्लम है, और उससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। और उससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जो क्लाइमेट है, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसीलिए हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इमिशन को रेगुलेट करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द सिंपलेस्ट वे टू रेगुलेट द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको ऐसा कौन सा सिंपलेस्ट वे है कि उसको रेगुलेट कर सके। तो बहुत ही इजी वे है,
Plantation of trees and conservation of green cover on the earth is the simplest way to regulate the carbon dioxide level in the environment. तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें रेगुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांटेशन करना पड़ेगा और जो अर्थ का ग्रीन कवर है उसको कंजर्व करना पड़ेगा। वो करने से क्या होता है, तो जैसे हमें पता ही है कि जो ट्रीज है वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है अपना खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल में लेते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो रेगुलेट रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जैसे ही नेम है, ग्लोबल मतलब अर्थ और वार्म मतलब गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एनवायरनमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है उसकी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में कंजर्व रहती है, तो उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे इफेक्ट ये होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आइस ग्लेशियर्स है वो जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे और उससे क्या होगा, जो सी का लेवल है वाटर लेवल वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। नाउ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्वड इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फैलाती है? तो हमारा आंसर है एनजीओस। एनजीओस मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाई जाती है, कोई प्राइवेट ट्रस्ट उसको चलाता है। सच एज सिकोलॉजी एंड मेरा देश फाउंडेशन spread awareness about the environment and promote activities that lead to conservation of natural resources। तो ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड हो सके। यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी दिया है जो ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। फर्स्ट है सीएसई, द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेकंड है टीईआर, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड है डब्ल्यूटीएफ, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन है, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हम किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एक जो एनवायरनमेंट है और नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक में पॉइंट्स है वो मैंने लिखा है। फर्स्ट है, लिमिट द यूज पर्सनल व्हीकल, इंस्टेड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हर एक के पास पर्सनल व्हीकल हो घर में मान लो 4 लोग हैं और चारों अपना अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं और उसकी वजह ऐसा भी हो सकता है कि चारों एक ही कार में बैठ के जाए, या तो पर्सनल व्हीकल का यूज ना करके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे कम होगा। मिनिमाइज द वुडन फर्नीचर एट अवर होम। वुडन फर्नीचर बनाने के लिए वो वुड कहाँ जाएगा, तो के प्लांट में जाएगा। तो प्लांट में से वुड निकालने के लिए डिफोरेस्टेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या खड़ी होती है। तो वो खड़ी ना, इसके लिए हमें जो फर्नीचर है वुडन फर्नीचर उसका यूज कम से कम करना है। थर्ड है, डू नॉट वेस्ट पेपर एंड अदर रिसोर्सेज। पेपर है और कोई भी रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स उसको वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ है, डू नॉट पॉल्यूट वाटर रिजर्वियर्स। वाटर रिजर्वर्स है उसको पॉल्यूट नहीं करना है। अगर जितना पानी हमें चाहिए उतना ही यूज करेंगे तो बहुत सारा पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डू नॉट यूज इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स। ये हमने 15 चैप्टर में देखा था कि जो इंसेक्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स है उसकी वजह से क्या होता है, तो कि जो फूड चेन है उसके अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे क्यूमुलेट होते हैं और उसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है। और बायोमैग्निफिकेशन होने की वजह से ये जो अर्थ का
एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड होता है, और इसी वजह से हम जो है उसका कम से कम यूज करना चाहिए। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी है वो पहले थोड़े थोड़े ईयर के लिए वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हम अगर हद से ज्यादा यूज करने लगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, डू नॉट कट द ट्रीज, डू नॉट क्लियर फॉरेस्ट। हमें ट्रीज को कट नहीं करना है और फॉरेस्ट को क्लियर नहीं करना है, उसकी जगह क्या करना है, हमें प्लांटेशन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स है कि हम हमारे एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसमें हम हमारा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए रिवीजन करिए। थैंक यू।